चलिए आज हम बात करेंगे सेकंड पिलर ऑफ अकाउंटिंग की, दैट इज लायबिलिटी की। अब एसेट्स तो समझ लिया कि एसेट्स हमारे बिजनेस को फायदा देता है, लेकिन ये लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मतलब कि जो बिजनेस के ऊपर उधारी होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है कि भाई मैंने अगर ये माल लिया है तो इस प्रोडक्ट के बदले में मुझे पेमेंट करनी है। ये मेरी एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे इन द फ्यूचर एक पेमेंट को करना है। तो वैसे ही बिजनेस भी सारा का सारा कैश पे नहीं खड़ा हो सकता है। बिजनेस को चलाने के लिए भी क्रेडिट चाहिए होता है। बहुत सारा सामान हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे देते हैं और बहुत सारा जो प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो हम क्रेडिट पे लेते हैं अपने सप्लायर से। तो लाइबिलिटी बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन होती है जिसके लिए उसे पेमेंट करनी होती है इन द फ्यूचर, ठीक है ना। उधारी जिसे हम बोलते हैं कि अगर उसके कारण कोई भी एक आपको टर्म आ गई, आप उस टर्म का मीनिंग समझो, और उस टर्म का मीनिंग समझने पे अगर आपको पता लग गया कि यार ये बिजनेस को इस टर्म के लिए बिजनेस को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी अभी या इन द फ्यूचर, इसका मतलब वो बिजनेस की लायबिलिटी है। जिस भी चीज के लिए बिजनेस को पेमेंट करनी पड़े वो बिजनेस की लायबिलिटी होता है। तो अब चलिए यहाँ से डेफिनेशन को भी समझते हैं हम कि लायबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लायबिलिटी रिप्रेजेंट डेट या ओब्लिगेशन। याद रखना, डेट में बी साइलेंट होता है। लायबिलिटी रिप्रेजेंट डेट और ओब्लिगेशंस और टू एक्सटर्नल पार्टी। और टू एक्सटर्नल पार्टी मतलब एक्सटर्नल पार्टी को हमें देना है क्या, एक पेमेंट देना है इन द फ्यूचर। क्रूशियल फॉर असेसिंग अ बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। और ये लायबिलिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें बिजनेस की हेल्थ और स्टेबिलिटी का पता लगे। अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस में ये लगा लीजिए कि 50% के अराउंड, अब जैसे मैंने आपके सामने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था कि 50,000 कैपिटल है और 1,50,000 की जो है वो लायबिलिटी है। तो अब यहाँ से समझ सकते हो कि बिजनेस का खुद का पैसा तो बहुत ही कम है, लेकिन बिजनेस ने जो बाहर वालों से ले रखा है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि बिजनेस में खुद का पैसा तो बहुत ही कम है, लेकिन बिजनेस में जो है वो दूसरों का पैसा बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं कहूँगी कि यार कल को मान लो कंपनी जो है वो डूब जाती है तो इनका तो सारा पैसा तो उधारी को तो देने में ही लग जाएगा, पेमेंट्स को करने में ही लग जाएगा। तो नहीं, मैं ऐसे बिजनेस में थोड़ा सा कम प्रेफर करूँगी जहाँ पे ओनर्स का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा बहुत ही ज़्यादा कम है और एक्सटर्नल पार्टीज का पैसा बहुत ज़्यादा है। लोगों से इन्होंने बहुत सारा पैसा उठा रखा है इंटरेस्ट पे, बैंक्स वगैरह से करोड़ों में लोन उठा रखा है। तो नहीं, मैं ऐसे बिजनेस में जो है वो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती है। तो इसलिए लायबिलिटी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। देखिए हम अपनी क्लासेस में अकाउंटिंग तो बताएंगे ही बताएंगे, बट आपको पता है कि हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को फाइनेंस की नॉलेज भी देते हैं और बीच बीच में हम आपको लॉ की भी नॉलेज देते रहेंगे। तो मतलब एक चीज़, मतलब कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें ना कहीं इंटर रिलेटेड है, अकाउंट्स, लॉ, इनकम टैक्स और हमारा फाइनेंस। तो बीच बीच में हर एक चीज़ की नॉलेज मैं आपको देती रहूँगी क्योंकि मैं हर एक चीज़ पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं अपनी क्लासेस के थ्रू सब कुछ बताती रहूँगी। आप हमारी क्लासेस भी देखिए, आप हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। लेकिन देखना डेली बेसिस पे है, शॉर्ट्स जरूर देखना क्योंकि वो 2 मिनट की नॉलेज आपको एक फाइनेंशियल अपडेट दे सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अगर हम कुछ और डेफिनेशंस की बात करें तो मैं कुछ और भी डेफिनेशंस लिखवाना चाहूँगी, थोड़ी और आसान भाषा में आपको लिखवाना चाहूँगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम इन द नेक्स्ट पेज। चलिए, तो लायबिलिटीज के बारे में और हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, मतलब पैसों के टर्म्स में मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। किसको? किसी भी पर्सन को या कंपनी को, किसी भी पर्सन को या कंपनी को, किसी भी दूसरे पर्सन को या कंपनी को, इन्वॉल्विंग, और पेमेंट किस? पेमेंट इन फ्यूचर, पेमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़े इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, किसी भी फॉर्म में आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इज आवर लायबिलिटी जिसके कारण मुझे फ्यूचर में सामने वाले पर्सन को या एंटिटी को या किसी कंपनी को पेमेंट करनी पड़े।
आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, वन इज करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जिसको मुझे विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि हमने आपको एसेट्स के बारे में बताया था कि एसेट्स भी करंट और नॉन करंट होते हैं। जिसका 1 साल का टाइम पीरियड रहता है उसको करंट बोलते हैं, जिसका 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है उसको नॉन करंट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे लाइबिलिटी कौन सी है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मतलब जो कि हमें पे करनी है विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो कि आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करनी होती है, ड्यू हो जाती है। यहाँ पे हम आपको याद होगा कि हमने आपको एक एक्रूल कॉन्सेप्ट बताया था, अगर नहीं बताया तो हम आगे बताएंगे। शायद मैंने अभी एक्रूल कॉन्सेप्ट की बात नहीं की है, तो मैं आगे आगे बताऊंगी ड्यू और पेमेंट में क्या फ़र्क होता है। इसका अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी होती है और ड्यू भी हो जाती है, और हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड पर होती है। तो हम इसके बारे में लिखवाते हैं जल्दी से, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी क्या कहती है, करंट लायबिलिटी हमें ये कहती है, तो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आता है कि दे आर शॉर्ट पेबल्स, देयर आर जी द अकाउंट्स involved in current liability are short term। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म या फिर पेबल विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जब हमें उसकी पेमेंट करनी होती है तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी बन जाती है। एग्जाम्पल्स अगर हम दें तो आपको याद होगा वहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स में एग्जाम्पल थे क्रेडिट डेटर के, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स कि ये मैं हूँ और ये मेरा सप्लायर है और ये मेरा कस्टमर है। मैं नाम भी लिख देती हूँ, ये मेरा सप्लायर है, ये मैं हूँ और ये मेरा डेटर है। मैंने सप्लायर से माल लिया और अपने कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर। तो मेरे लिए मैंने जो सप्लायर से माल लिया, उधार पे लिया, तो ये मेरे क्या बन गए, ये मेरे बन गए क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि मुझे इसको इन द फ्यूचर पेमेंट करनी है और मेरे कस्टमर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं। तो मेरा कस्टमर मेरे लिए क्या हुआ, डेटर। तो मेरे लिए 2 टर्म्स हो गई, एक मेरे लिए डेटर है जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है ना, मनी रिसीव्ड होगी यहाँ पर, मनी रिसीव्ड, और मनी यहाँ पे क्या होगी, मनी गिवन। यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर हुआ और जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर हुआ। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी में कौन आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्रेडिटर्स, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट्स। अब जिन जिन के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है ना, अब बिजनेस है तो बिजनेस में पैसों की लेन देन तो चलती रहती है। अब मान लो मैंने क्या किया, मेरा जो करंट अकाउंट है, ठीक है ना, बैंक में भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट किन लोगों के लिए होता है, जो कि बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में ना पैसों का लेन देन चलता रहता है कि अगर सेविंग में तो बार बार हमारा यही काम रह जाएगा कि पैसे डाल रहे हैं, ले दे रहे हैं, नहीं। अगर आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रांजेक्शन हो रही है, और क्या कहते हैं महीने में ही क्या कहते हैं 100-200 ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आप उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाइए। तो ये बिजनेसेस के लिए होता है। तो करंट अकाउंट में लेट सपोज मेरी एक लिमिट है 50 लाख रुपए की, लेकिन मुझे अचानक से किसी पर्सन को जो है वो पेमेंट करनी है 60 लाख रुपए की, तो मैंने क्या किया, ओडी ओवरड्राफ्ट करवा लिया। मुझे लिमिट जो मिली हुई है 50 लाख की, मैंने उससे ऊपर की लिमिट ले ली और 60 लाख रुपए मैंने जो है वो बैंक से विड्रॉ कर ली और उसको पेमेंट कर ली। तो जो 10 लाख रुपए मैंने अपनी लिमिट से एक्स्ट्रा किया, दैट इज बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम अकाउंट्स का ही है अभी। तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स वगैरह ये हमारे आते हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मैंने बहुत ही थोड़े टाइम के लिए पैसे उधार पे लिए हैं, ठीक है ना, मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, तो कैन यू बोरो मी 5 लाख रुपीज़। तो उसने कहा कि हाँ दीपिका मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 9% पे देना पड़ेगा और मुझे क्या कहते हैं 10 मंथ्स के बाद उसकी रीपेमेंट्स चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है यार तो 10 महीने के लिए दे, मुझे इतने के लिए टाइम बहुत है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जब हम बोरोइंग मतलब उधार पे लेना, ठीक है ना, बैंक्स वगैरह से किसी से भी आप उधार पे लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल्स, कि मैंने ट्रेड किया, बिजनेस किया और उसमें से मुझे पेबल्स पे करना है, अभी पे करना बाकी है, ठीक है ना, ड्यू तो हो चुका है बट पेमेंट इज लेफ्ट। अब आप कहोगे मैम ये ड्यू क्या चीज़ है, मैं कहूँगी रुकिए, आराम से रुकिए, हम आपको एक्रूल कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब बताएंगे, लेकिन एक एक करके, ठीक है ना। अभी के लिए आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि ट्रेड पेबल्स की मतलब अभी मैंने पेमेंट नहीं की है, मैंने सामान ले लिया है और सामान लेने के बाद उसने मुझे बोला कि दीपिका जी आपके पास 90 डेज़ का टाइम पीरियड है, आपको इस 90 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मुझे पेमेंट करनी है, ये तो ड्यू हो चुका है लेकिन पेमेंट कब करनी है वो नहीं पता, तो पेमेंट इज लेफ्ट बट अमाउंट जो है वो ड्यू हो चुका है, कि आप चाहे तो कल को पेमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अमाउंट ड्यू हो चुका है, आप चाहे तो जब मर्जी पेमेंट कर सकते हो। अदर करंट लाइबिलिटीज, और भी चाहे जितने मर्जी तरह के आप लाइबिलिटीज ले लीजिए। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर नहीं करनी है, वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती है। चलिए नॉन करंट लाइबिलिटी को भी हम समझा देते हैं, एक हमें पेज ऐड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। आई एडेड वन मोर शीट सो दैट आई कैन राइट, तो हम जल्दी से लिख देते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज, वेरी सिंपल टर्म, जिसे हमें 1 साल से ज़्यादा की टाइम ड्यूरेशन में पेमेंट करनी है, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। दोस अकाउंट्स which are to be paid over long term, जिसे हमें लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी पड़े, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में कितना, देखिए लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा हिसाब नहीं है कि आपको 1.5 साल में 2 साल में, मतलब पेबल ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड, मतलब 1 साल से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 1 ईयर और over a significant period of time, over a significant period of time। अगर हम इसकी बात करें तो कंपनीज जो है, बिजनेस जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए क्यों लेती है। अब लेट सपोज कि कंपनी में जो एक मशीन है वो करोड़ रुपए की है, अब कंपनी आसानी से 1 करोड़ रुपए का कैश जो है वो या बैंक ट्रांसफ़र नहीं दे देगी, नहीं, उन्होंने क्या किया, एक मशीन को लिया, मशीन को लेके उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, इस मशीन को EMI पे लेके हर साल हम आपको जो है वो 10-10 लाख रुपए पे करते रहेंगे, या हर 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हम आपको पेमेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो वो लायबिलिटीज़ जिसके कारण मुझे अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब लेट सपोज कि मुझे ना एक नया प्रोजेक्ट, मेरे दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आया, अब मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया है तो मुझे एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। अब उस नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए फंडिंग, अब फंडिंग मैं कहाँ से लूँगी, मुझे चाहिए पैसे, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँगी, ऑब्वियस ही बात है मैं बैंक्स वगैरह के पास जाऊँगी या इन्वेस्टर्स के पास जाऊँगी। अब इन्वेस्टर्स के पास जाओगी तो वो मुझसे मेरा क्या कहते हैं हिस्सेदारी मांगेंगे मेरे बिजनेस में, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ओनरशिप, इक्विटी मांगेंगे। ओनरशिप इक्विटी इन द सेंस कि लेट सपोज अभी बिजनेस के सिर्फ मालकिन मैं हूँ, आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस, बट मैंने क्या कहते हैं सामने वालों को बोला, मैं इन्वेस्टर्स के पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी बिजनेस में 25% की हिस्सेदारी मेरी कीजिए, ओनरशिप मेरी कीजिए। इसका मतलब कि इन द फ्यूचर वट एवर आई विल अर्न आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 25% ऑफ दैट प्रॉफिट टू दैट इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने कहा यार अगर इन्वेस्टर्स के पास जाओगी तो वो मेरे बिजनेस में हक मांग लेंगे, मेरे प्रॉफिट में एक शेयर मांग लेंगे, नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने क्या कहते हैं बैंक्स वगैरह के पास, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक्स वालों के पास, उनसे पैसे मांगते हैं कि देखो ये मेरा बिजनेस आइडिया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसके लिए इतना फंडिंग चाहिए। तो वो अपने जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन दे विल अप्लाई द लोन अमाउंट, ठीक है ना, दे विल डिस्पर्स द लोन अमाउंट।
तो नॉन करंट लायबिलिटी जिसको मुझे आज पेमेंट नहीं करनी है, मुझे उसको लंबे पीरियड में 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में, 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में जिससे मुझे पेमेंट करनी पड़े, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स कहें तो आप एग्जाम्पल्स इसमें कर सकते हैं। एक और लाइन में यहाँ पे लिखवाना चाहूँगी, कंपनी businesses usually take long term liability to expand the existing business, funding for new project, or to buy a fixed assets। किसी भी फिक्स एसेट्स को बाई करने के लिए भी एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट चाहिए होता है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विद द बिजनेस हैज टू रीपे। बिजनेस ने आज ले लिया है वो पैसा, बट बिजनेस हैज टू रीपे इन द फ्यूचर, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का नाम देते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप जो मर्जी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने बैंक्स वगैरह से ले लिए हैं, लोन लिख लो या बोरोइंग्स लिख लो फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे कि मैंने डिबेंचर्स इशू कर दी है। आपने अपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा, लेकिन नहीं पढ़ रखा तो हम आगे जाके इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है ना, पेएबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दिस इज आवर नॉन करंट लायबिलिटी। अब हम चार्ट के ऊपर दोबारा से जाते हैं और चार्ट हमें क्या कहता है कि देखिए नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जिसको मैंने लंबे टाइम के लिए बोरो कर रखा है। फिर क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, एजम्पशंस बताऊंगी, तो तब मैं आपको प्रोविजंस बताऊंगी प्रोविजन होता क्या है। अभी के लिए आप ये रख लीजिए कि मुझे पता है कि यार कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो मैंने क्या किया, मैं जितना भी कमाती हूँ, आपने अभी लेटेस्ट वीडियो अगर देखी होगी, तो जितना भी कमाती हूँ उसका 30% पोर्शन जो है वो मैं एज एन इमरजेंसी फंड रख लेती हूँ, ठीक है ना। तो बिजनेसेस भी यही करते हैं। बिजनेस को पता है कि यार बिजनेस ने अपना क्या कहते हैं कस्टमर को माल प्रोवाइड किया। मान लो उसने कस्टमर को 10 लाख रुपए का माल प्रोवाइड किया। अब 10 लाख रुपए का माल प्रोवाइड किया, लेकिन कस्टमर की कोई गारंटी थोड़ा ना कि वो देगा या नहीं देगा पैसे। अगर वो बहुत अच्छा हुआ कस्टमर तो दे देगा मुझे पैसे वापस। लेकिन बहुत सारे धोखेबाज लोग भी निकलते हैं बिजनेस में, जो कि माल ले लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। तो मुझे पता है कि यार हर साल मैं जितना भी अपना प्रोडक्ट बेचती हूँ, अपना मटेरियल बेचती हूँ, अपन सामान बेचती हूँ, जो भी उसका 20% लोग मेरी पेमेंट करते ही नहीं। मान लो मैं अगर 10 लाख रुपए का एक महीने में माल बेचती हूँ, तो उस 10 लाख का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूँगी तो इट बिकम 2 लाख रुपीज़। तो इट्स लाइक कि 2 लाख रुपए मुझे हर महीने या हर साल की बात भी कर सकते हो आप, कि 2 लाख रुपए जो है वो मेरे डूबते डूबते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं जिन्होंने पेमेंट करनी ही करनी है, तो एक एस्टिमेट बना दिया कि ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये डूबेगे ही डूबेगे मेरे, ठीक है ना। अगर डूब गए तो पता है कि डूब नहीं थे। 2 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाख से अमाउंट अबव, और 2 लाख से बिलो भी हो सकता है। बट एक रफली एस्टिमेट ले लिया मैंने कि मैंने ये 2 लाख रुपीज़ अलग से निकाल के रख दिए और इसको एक ऐसे अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम था प्रोविज़न, कि कल को अगर मेरा अमाउंट डूब जाता है तो मेरे को अचानक से दुख नहीं होगा कि हाय मेरे 2 लाख रुपए डूब गए। नहीं, मैंने पहले से ही अलग से इमरजेंसी के लिए वहाँ पे रख रखा है अमाउंट 2 लाख रुपीज़ का, और जो भी मेरे को लॉसेज हो गए वो वहीं से हो गए, ठीक है। हम आगे जाके इसके ऊपर पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। और लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, जिसके आगे मैं अड़ी हुई हूँ, जिसके आगे मैं हूँ, वो लिखा हुआ है अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो देयर आर सो मेनी नॉन करंट लायबिलिटी, आपने सिर्फ ये देखनी है कि वो करंट है या नॉन करंट है, ठीक है। उसके बाद ना लायबिलिटी एक और तरीके की होती है जो कि बैलेंस शीट में नहीं आती है, वो हमेशा आती है नोट्स टू अकाउंट में, सबसे नीचे लिखी जाती है, दैट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जिसके फ्यूचर का नहीं पता होगा या नहीं होगा। मान लो आज कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि उसका फैसला मेरे हक में आएगा या फिर सामने वाली पार्टी के फेवर में आएगा। तो इट्स लाइक कि वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्यूचर में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती वाली सिचुएशन आ जाती है, उसको हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो जल्दी से हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी एक बार लिखवा देते हैं। अगेन वन मोर शीट आई रिक्वायर्ड। चलिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की बात करते हैं कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। जल्दी से हम अपनी शीट निकाल लेते हैं।
सिंपल साफ शब्दों में अगर बोलूँ तो मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है रिजल्ट। दिस लाइबिलिटीज मे और मे नॉट अक्कर, दिस, ये लाइबिलिटीज जो होती है, दिस लाइबिलिटी मे और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे नॉट अक्कर डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड किसके ऊपर है, किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन कि फ्यूचर में कुछ होगा और तब पता लगेगा कि उसके लिए मेरी लाइबिलिटी, मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि नहीं होती। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग, डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में एक इवेंट होने वाले के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आता है, जो मुझे भी अभी तक याद है, लॉ सूट्स, कि आपने कानून के पास गए और आपने कहा भाई ये काम नहीं बन रहा है तो दिक्कत हो गई है, तो वो फैसला कब सुनाएंगे कब नहीं सुनाएंगे, मेरे फेवर में नहीं सुनाएंगे तो कुछ नहीं पता। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि एक बिजनेस है, ठीक है ना, और ये मेरा बिजनेस है। अब क्या हुआ, बिजनेस टू भी मेरा है, लेकिन सामने वाला एक पर्सन आया, वो कहता है कि नहीं ये मेरा है। ठीक है ना, मैं कह रही हूँ नहीं मेरा है। अगर मान लो कि इसके फेवर में आया तो मुझे इसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसके फेवर में नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। मतलब मे और मे नोट भी फ्यूचर में लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, उसे हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लाइबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई तो उस कंपनी की, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए।